Hello and welcome dear students to Mathsville channel. I am MK Srivastav. You are watching a part of basic to higher mathematics. लास्ट पार्ट में हम लोगों ने एक थैले में रखी कुछ गेंदों में से एक गेंद को निकालने पर बेस्ड क्वेश्चन को देखा था और लास्ट में हम लोगों ने PE प्लस PE डैश इक्वल टू 1 पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को देखा था। इस पार्ट में हम लोग दो घटनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे दो घटनाओं का संघ होता है, दो घटनाओं का इंटरसेक्शन होता है, दो घटनाओं का अंतर होता है। ऐसी घटनाओं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और इस पर बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग लास्ट पार्ट में दो क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिया गया था। पहले उस क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। तो आइए पहले होमवर्क का डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। होमवर्क डिसीजन में हम पहले होमवर्क क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक जार में 24 कंचे हैं। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा। हम स्टेप वाइज काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं और उसी पर डिस्कस करते चलते हैं। कह रहे हैं कि एक जार में 24 कंचे हैं। तो ये एक जार है, मान लीजिए कि ये एक जार है। इस जार में 24 कंचे हैं, तो कुल हमने यहाँ पर लिख दिया 24 कंचे, 24 कंचे हैं। कह रहे कि जिनमें कुछ हरे हैं, ये नहीं पता है कि कितने कंचे हरे हैं और शेष नीले हैं। मतलब इसमें जो कंचे हैं वो हरे और नीले रंग के हैं। यानी ये जो 24 कंचा है ये हरे कंचे प्लस नीले कंचे, 24 की जो संख्या है वो उसमें से कुछ हरे कंचे हैं और कुछ नीले कंचे हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है कि इस जार में से यादृच्छिया एक कंचा निकाला जाता है। इस जार में से एक कंचे को निकाला जाता है। तो होता क्या है, तो इस कंचे के हरा होने की प्रायिकता 2/3 है। यानी कि जब इसमें से हम एक कंचा निकालते हैं तो उस कंचे के हरा होने की प्रायिकता 2/3 है। यानी हरे कंचे की प्रायिकता हमको दिया हुआ है और ये कह रहे हैं कि जार में नीले कंचे की संख्या ज्ञात कीजिए। चूँकि हमें नीले कंचों की संख्या ज्ञात करनी है और नीले कंचों की संख्या के बारे में, नीले कंचों के बारे में कुछ भी नहीं दिया है, केवल इतना ही दिया है कि जार में नीले कंचे हैं। लेकिन हरे कंचे के बारे में इसने कहा कि हरे कंचे की प्रायिकता 2/3 है। तो पहले हम हरे कंचे पर ही डिस्कस करते हैं। हम ये मानते हैं कि माना हरे कंचे की संख्या x है। हमने ये मान लिया कि माना हरे कंचे की संख्या x है। फिर अब हम क्या करते हैं कि इसमें दिया है कि हरे कंचे की प्रायिकता 2/3 है। तो हम यहाँ लिखेंगे दिया है हरे कंचे की जो प्रायिकता है वो दिया है 2/3। मैथमेटिक्स का एक रूल होता है कि जिसका फार्मूला होता है अगर उसकी वैल्यू दे दे, जिसका फार्मूला होता है अगर उसकी वैल्यू दे दे तो पहले हम उसी फार्मूले का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये मैथमेटिक्स की बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत इंटरनल पार्ट है ये, जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। हमें इस पर हमेशा अमल करना चाहिए कि जिस फार्मूले की वैल्यू दे दे उस फार्मूले को हम पहले ही यूज़ करते हैं। तो हरे कंचे के प्रायिकता का मान दिया है 2/3। तो सबसे पहले हम हरे कंचे के प्रायिकता का सूत्र लगाते हैं। हरे कंचे के प्रायिकता का सूत्र क्या होगा कि n हरा कंचा अपान NS इक्वल टू 2/3। वही Ne/NS जो होता है, हमने Ne की जगह हरा कंचा कर दिया है। मतलब हरे कंचों की संख्या बटे कुल प्रदर्श बिंदुओं की संख्या बराबर
2/3। अब हम वैल्यूज को पुटअप करते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि हरे कंचों की संख्या को हमने क्या माना है, x माना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x/ns, ns माने कुल कंचों की संख्या, और कुल कंचों की संख्या कितनी है, 24 है, इक्वल टू 2/3। और इसको हम सॉल्व कर देते हैं तो यहाँ पर हम देखें तो हमें मिलेगा x = 2 × 24/3। इसका हम कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसपोज कर देते हैं उस साइड में, 3 8 जा 24, तो x की वैल्यू 16 हो गई, यानी कि हरे कंचों की संख्या 16 हो गई। तो हम यहाँ लिखेंगे कि इसलिए हरे कंचों की संख्या = 16। तो हमें मिला कि हरे कंचे 16 हैं। अब हम नीले कंचों के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमें नीले कंचों की संख्या ज्ञात करनी है। इसलिए नीले कंचों की संख्या = देखिए टोटल 24 कंचे हैं, टोटल 24 कंचों में से 16 हरे रंग के कंचे हैं, तो हम 16 को माइनस कर देंगे और जो बचेगा 8 वो नीले रंग के कंचों की संख्या हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने होमवर्क के पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम होमवर्क के दूसरे क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ते हैं होमवर्क डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। 12 खराब पेन है जो कि 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल यह देखकर नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है। निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो जब 132 अच्छे पेनों में 12 खराब पेन मिल जाएंगे तो कुल पेनों की संख्या हो जाएगी 144, यानी कि 144। तो हम यहाँ लिखेंगे NS = 132 + 12 = 144। चूँकि इस बार केवल अच्छे और ख़राब पेन की चर्चा हो रही है, तो कुल पेनों की संख्या अच्छे पेनों की संख्या प्लस खराब पेनों की संख्या के बराबर हो जाएगी। वही प्रदर्श बिंदुओं की संख्या हो जाएगी। क्यों हम प्रदर्श बिंदुओं की संख्या निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है, और प्रायिकता ज्ञात करने का रूल कहता है कि सबसे पहले हम प्रदर्श बिंदुओं की संख्या को लिखते हैं, जो कि हमने लिख लिया। अब हम निकालेंगे अनुकूल घटना या अनुकूल प्रतिफलों की संघटना के अनुकूल प्रतिफलों की संख्या, जिसको कि हम NE बोलते हैं। लेकिन उसके लिए हम ये देखते हैं कि किस टाइप के पेन को निकाला जाता है। ये कह रहे हैं इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है। निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता, तो हम यहाँ मानेंगे कि माना निकाले गए पेन के अच्छा होने की घटना E है। हमने निकाले गए पेनों के अच्छा होने की घटना को E मान लिया, तो इसलिए NE का मान कितना होगा? NE का मान अच्छे पेनों की संख्या, और अच्छे पेनों की संख्या क्या है? 132 है, 132। इसलिए अब हम निकालेंगे अच्छे पेन होने की प्रायिकता। PE = NE/NS। इसकी वैल्यूज को पुटअप कर देंगे हम, तो NE की वैल्यू 132/144, और इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो 4 3 = 12, 4 3 = 12, और ये 4 3 = 12, 4 6 = 24। तो हमें ये मिला PE की वैल्यू 33
अपॉन 36, और इसको अगर हम 3 से कैंसिल करेंगे तो 11 और ये 12, तो इस तरीके से हमें मिला 11/12। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन मिल जाएंगे तो उसमें से हम एक पेन निकालेंगे, उस पेन के अच्छा होने की प्रायिकता 11/12 होगी। तो ये रहा हमारा होमवर्क डिस्कशन। पीई फार्मूला PE + PE' 1 पर आधारित एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, उसके बाद फिर आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि यदि PA = 0.65 और PB = 0.15 तो PA बार प्लस PB बार की वैल्यू हमें बतानी है, जिसके लिए 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। तो हम ये जानते हैं कि PA प्लस PB PA बार = 1 होता है। ये फॉर्मूला होता है कि PA प्लस PA बार = 1, या PE1 या PE प्लस PE बार = 1, हम ऐसे भी कर सकते हैं। हम ये जानते हैं कि PE प्लस PE बार = 1 होता है। इस फार्मूले से अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें, PE बार की वैल्यू निकालना चाहें तो हो जाएगा 1 - PE। इस फार्मूले से हमें ये मिल सकता है। इसी तरीके से PA बार की जगह 1 - PA हम लिख सकते हैं। PB बार की जगह 1 - PB बार हम लिख सकते हैं। तो ये तो रहा हमारा फार्मूला। हमें ये फाइंड करना है कि PA बार प्लस PB बार की वैल्यू क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है। हम ये जानते हैं कि PA बार की जगह हम 1 - PA लिख सकते हैं, प्लस PB बार की जगह 1 - PB ये भी हम लिख सकते हैं फार्मूले से। अब ये देखिए 1 + 1 2 माइनस PA की वैल्यू दी गई है 0.65 प्लस माइनस PB की वैल्यू है 0.15। इसको हम सॉल्व कर देते हैं। 2 ये दोनों सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा -550 और 6 + 1 7 + 1 8 0.80, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.20 या 1.2 भी इसको हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा A ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पूरा घटनाओं पर बेस्ड ये क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। होमवर्क डिस्कशन के बाद अब हम डिस्कस करते हैं कि जब 2 घटनाएं घटती हैं। अभी तक तो हम लोगों ने एक घटनाओं के बारे में देखा। अब हम देखेंगे कि जब 2 घटनाएं घटती हैं तब उन घटनाओं का सर्वनिष्ठ क्या होता है, संघ क्या होता है और अंतर क्या होता है। तो इन तीनों टॉपिक के बारे में हम लोग इस पार्ट में डिस्कस करेंगे और इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 घटनाओं का सर्वनिष्ठ क्या होता है, यानी कि इंटरसेक्शन क्या होता है। अगर हम एक पासे को फेंकें, अगर हम एक डाइस को रोल करें तो हम जानते हैं कि हमारा जो सैंपल स्पेस बनता है वो बनेगा 1 2 3 4 5 6। एक डाइस को रोल करने पर हमारा सैंपल स्पेस ये बनता है। अब अगर किसी ने कहा कि एक घटना E1 है, किसी ने कहा कि एक घटना E1 है जो कि सम संख्याओं का समुच्चय है। E1 क्या है? सम संख्याओं का समुच्चय। E1 सम संख्याओं का समुच्चय है। और किसी ने कहा कि E2 3 से विभाज्य संख्याओं का समुच्चय है। एक पासे को रोल किया गया, 2 घटनाएं घटती हैं।
पासे को रोल करने पर दो घटनाएं घटती हैं। पहली घटना E1 और दूसरी घटना E2। पहली घटना E1 क्या है कि सम संख्याओं का समुच्चय है। दूसरी घटना E2 क्या है, 3 से विभाज्य संख्याओं का समुच्चय है। तो अगर हम यहाँ से E1 का समुच्चय बनाएं तो E1 का जो समुच्चय बनेगा सम संख्याओं का समुच्चय 2, 4, 6 2, 4, 6 हो गया। इसी तरीके से E2 अगर हम बनाते हैं तो E2 बनेगा हमारा 3 से विभाज्य संख्याओं का समुच्चय 3 और 6। ये दो समुच्चय हमारे पास बन गए E1 और E2। अब हम देखते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या है। इन दोनों में कॉमन होगा 6। 6 एक ऐसा अवयव है जो कि दोनों में कॉमन है। इसी 6 को हम इन दोनों घटनाओं का, इस घटना, ये जो एक नई घटना बनेगी E, इस घटना में जो अवयव 6 है इसको हम कहते हैं कि इन दोनों घटनाओं का सर्वनिष्ठ घटना। घटना E1 और E2 की जो उभयनिष्ठ घटना है, जो सर्वनिष्ठ घटना है, जो इंटरसेक्शन इवेंट है, वो क्या है, E है। इसके जो प्रदर्श बिंदु 2, 4, 6 हैं और इसके प्रदर्श बिंदु 3 और 6 है। इन दोनों प्रदर्श बिंदुओं का जो इंटरसेक्शन प्रदर्श बिंदु मिला वो 6 मिला और इस 6 को घटना कहते हैं क्योंकि यह घटना, यह जो है इसका एक उपसमुच्चय है। तो यह घटना इन दोनों घटनाओं की सर्वनिष्ठ घटना हो जाएगी। हम देखते हैं सर्वनिष्ठ घटना की परिभाषा। अब हम देखते हैं दो घटनाओं के सर्वनिष्ठ की परिभाषा। दो घटनाओं का सर्वनिष्ठ कहता है कि यदि किसी यादृच्छिक प्रयोग से संबद्ध दो घटनाएं E1 और E2 हैं तो वह घटना जिसमें वे सभी अवयव उपस्थित होते हैं जो E1 तथा E2 दोनों में हों, घटनाओं E1 तथा E2 का सर्वनिष्ठ घटना कहलाती है। वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि यदि किसी यादृच्छिक प्रयोग से संबद्ध दो घटनाएं E1 तथा E2 हों तो वह घटना जिसमें वे सभी अवयव उपस्थित हों जो E1 तथा E2 दोनों में हों, घटनाओं E1 तथा E2 का सर्वनिष्ठ कहलाती है। अब घटनाओं E1 तथा E2 के सर्वनिष्ठ घटना को E1 इंटरसेक्शन E2 से प्रदर्शित करते हैं तथा इसे E1 सर्वनिष्ठ E2 पढ़ते हैं। इसे हम E1 सर्वनिष्ठ E2 पढ़ते हैं। तो ये रहा दो घटनाओं का प्रतिच्छेद या दो घटनाओं का सर्वनिष्ठ। दो घटनाओं का सर्वनिष्ठ या दो घटनाओं का प्रतिच्छेद एक ही बात होती है। अब हम देखते हैं कि दो घटनाओं के सर्वनिष्ठ को हम वेन डायग्राम से कैसे प्रदर्शित करते हैं और इसका कोई फार्मूला होता है तो वो क्या होता है। दो घटनाओं के सर्वनिष्ठ का वेन आरेख क्या होता है उसको हम देखते हैं। अगर यह एक प्रदर्श समष्टि है, ये एक प्रदर्श समष्टि है और इसके दो उपसमुच्चय या दो घटनाएं E1 और E2 इस तरीके से हैं कि ये घटना E1 है और ये घटना E2 है, तब इस शेडेड पार्ट को, इस पार्ट को हम कहते हैं E1 इंटरसेक्शन E2 और इसी को हम दो घटनाओं का प्रतिच्छेद कहते हैं। तो ये रहा दो घटनाओं के प्रतिच्छेद का वेन आरेख। तो इस तरीके से हम लोगों ने दो घटनाओं का प्रतिच्छेद देखा। अब हम देखते हैं कि प्रतिच्छेद से संबंधित कुछ और फार्मूले कैसे होते हैं। जैसे एक घटना हो और एक घटना का पूरक हो, उन दोनों का प्रतिच्छेद क्या होता है। जैसे अगर हम पहले फार्मूले की बात करें तो पहला फार्मूला है, पहली घटना तो E1 है
और एक दूसरी घटना E2 का पूरक है, इन दोनों का अगर हम प्रतिच्छेद ले लें तो इससे कौन सा फॉर्मूला जनरेट होता है, हम उसके बारे में देखते हैं। E1 इंटरसेक्शन E2 डैश का अगर हम वेन आरेख बनाते हैं, इसका वेन आरेख बनेगा कि यह एक प्रतिदर्श समष्टि है और इस प्रतिदर्श समष्टि के दो घटनाएं E1 और E2 हैं। ये घटना E1 हो गई और ये घटना E2 हो गई, घटना E1 और घटना E2। अब ये कह रहा है कि E1 और E2 डैश का इंटरसेक्शन, तो E1 यानी कि ये पार्ट हो गया और E2 डैश यानी कि E2 को छोड़कर, इस E2 को हम छोड़ देंगे, इसके बाहर के पार्ट का यानी कि ये पार्ट इंटरसेक्शन में आएगा। तो इस पार्ट को जो कि खूब अच्छी तरीके से शेड किया गया है, इस पार्ट को हम नहीं लेंगे, केवल ये जो पार्ट होगा इस पार्ट को हम कहते हैं E1 इंटरसेक्शन E2 डैश। इस पार्ट को E1 इंटरसेक्शन E2 डैश कहते हैं। और अगर इस पार्ट के बारे में हम देखें तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये जो पोर्शन है, ये जो लेंस के आकार का पोर्शन बन रहा है, इस पोर्शन को, इस पार्ट को हम कहते हैं E1 इंटरसेक्शन E2। इस पार्ट को हम E1 इंटरसेक्शन E2 कहते हैं। तो अगर हम इस पार्ट के लिए कोई फार्मूला जनरेट करना चाहें, ये पार्ट E1 है, पूरा ये पार्ट E1 है, अगर हम इस पार्ट के लिए कोई फॉर्मूला जनरेट करना चाहें, यानी कि E1 इंटरसेक्शन E2 डैश के लिए कोई फॉर्मूला जनरेट करना चाहें, तो हम ये कह सकते हैं कि E1 इंटरसेक्शन E2 डैश इज इक्वल टू इस पूरे पार्ट E1 में से माइनस कर देंगे किसको, इस E1 इंटरसेक्शन E2 को, माइनस E1 इंटरसेक्शन E2। तो ये एक नया फार्मूला बन जाता है कि E1 इंटरसेक्शन E2 डैश को हम लिख सकते हैं E1 माइनस E1 इंटरसेक्शन E2। इसी तरीके से अगर हम E1 डैश इंटरसेक्शन E2 निकालें, अभी इसका डैश नहीं था, इसका डैश था, अब इस बार इसका डैश है, ये नहीं रहेगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे इसमें इसका डैश नहीं था, इसका डैश नहीं है, E2 माइनस E1 इंटरसेक्शन E2, इसका ये फार्मूला बन जाएगा। आप जैसे हमने इसके वेन डायग्राम को बनाया और फार्मूले को जनरेट किया, ठीक ऐसे ही आप इसके वेन डायग्राम को बनाइए और फार्मूले को जनरेट कीजिए, तो आपको ये फार्मूला मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक घटना और दूसरी घटना के पूरक घटना के इंटरसेक्शन का फॉर्मूला देखा। अब हम सर्वनिष्ठ पर आधारित एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी। सर्वनिष्ठ घटनाओं पर आधारित एक क्वेश्चन हम लेते हैं। 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। यदि हेड आने की घटना E1, यदि 2 हेड आने की घटना E1 हो तथा कम से कम एक टेल आने की घटना E2 हो, तो निम्न घटनाओं के बारे में हमें बताना है। हम ये जानते हैं कि जब हम 3 सिक्कों को टॉस करते हैं, 3 सिक्कों को एक साथ टॉस करने पर जो हमारा प्रदर्श समष्टि बनता है वो बनेगा H H T कामा H T T कामा T H T कामा T T T। तो ये हमारा प्रदर्श समष्टि बनता है जिसकी संख्या NS की जो वैल्यू होती है वो 8 होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8। जब हम 3 सिक्कों को टॉस करते हैं
तब कुल प्रदर्श बिंदुओं की संख्या 8 होती है और हमारा जो प्रदर्श समष्टि बनता है वो ये बनता है। अब ये कह रहा है कि एक घटना E1 है, कह रहा है कि एक घटना E1 है, वो किसके लिए है? यदि 2 हेड आए तो 2 हेड कहाँ कहाँ आ रहा है? 1 2 3, 2 हेड यहाँ तीनों के केस में आ रहा है। तो E1 जो बनेगा वो बनेगा HHT कामा HTH कामा THH बनेगा। और फिर कह रहा है कि E2 क्या है? E2 है कि कम से कम एक टेल तथा कम से कम एक टेल आने की जो घटना है वो E2 है। तो E2 क्या बनेगी? E2 इज इक्वल टू कम से कम एक टेल, अब इसको हटा देते हैं, एक टेल यहाँ आया है, एक टेल यहाँ आया, एक टेल यहाँ आया, ये 2 टेल यहाँ 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 और यहाँ, कम से कम एक टेल आएगा, भले ही 2 टेल हो जाए या 3 टेल हो जाए, कम से कम एक टेल का मतलब यही होता है कि एक टेल हो जाए या 2 टेल हो जाए या तीनों टेल हो जाए। तो E2 में क्या हो जाएगा? E2 में हो जाएगा HHT तो ये E2 की घटना हो गई। अब इसके बाद ये कह रहे हैं कि निम्न को हमें बताना है E1 इंटरसेक्शन E2 क्या होगा, E1 इंटरसेक्शन E2 डैश क्या होगा और E1 डैश इंटरसेक्शन E2 क्या होगा। तो उसके लिए हम अगर चाहें तो सीधे सीधे इससे देख के बता सकते हैं या चाहे तो वेन डायग्राम से भी बता सकते हैं। दोनों ही प्रोसेस हमारे लिए आसान होंगे। अगर हम यहीं से बताना चाहें कि E1 इंटरसेक्शन E2 क्या होगा तो वो क्या हो जाएगा, जो दोनों में होगा HHT HTH और THH, ये दोनों में है, तो ये हो जाएगा HHT HTH और THH, ये हो गया इसका E1 इंटरसेक्शन E2। दूसरा है सेकंड पार्ट की ओर हम बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट कहता है E1 इंटरसेक्शन E2 डैश। तो E1 इंटरसेक्शन E2 डैश निकालने के लिए हमें E2 डैश निकालना पड़ेगा। तो E2 डैश क्या होगा? E2 डैश की जो वैल्यू होगी, E2 डैश का मतलब जो इस समष्टि में हो और E2 में ना हो, तो केवल एक ऐसा ही अवयव है जो इसमें है और इसमें नहीं है, तो वो हो जाएगा HHH। अब E1 और इसका अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी कि रिक्त समुच्चय मिलेगा, या इसी को हम फाई कहते हैं। इसके थर्ड पार्ट को हम देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमें फाइंड करना है E1 डैश इंटरसेक्शन E2। तो सबसे पहले हम थर्ड पार्ट के लिए निकालते हैं E1 डैश। E1 डैश में हमें क्या मिलेगा, जो S में तो हो लेकिन E1 में ना हो। तो E1 में ये 3 है, और तो ये जो हमें मिलेगा HT, जैसे पहले अगर हम देखें HHT तो इसको नहीं लेंगे, HTH इसको भी नहीं लेंगे, THH इसको भी नहीं लेंगे, बाकी सबको हम ले लेंगे। तो वो होगा THT। तो ये बनेगा E1 डैश का प्रदर्श समष्टि। तो इसलिए E1 डैश इंटरसेक्शन E2, इन दोनों का जब इंटरसेक्शन हम लेंगे तो इन दोनों में जो कॉमन होगा वही हमारा आंसर होगा। तो अगर हम देखें HTT इसमें है और HTT इसमें भी है, तो ये हो जाएगा, नहीं, E1 डैश और E2 इन दोनों को मिलाते हैं।
इस पार्ट से इससे हम इसको मिलाएंगे, दोनों में जो कॉमन होगा उसको हम ले लेंगे। तो एच टी टी ये देखिए, ये मिला THT, ये मिला TTH, ये मिला HHH, नहीं मिलेगा TTT, ये मिला। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा, ये होगा HTT, THT, TTH, और एक और होगा TTT। तो ये हमारा थर्ड का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ये हमारे थर्ड पार्ट का आंसर है। तो इस तरीके से बिना वेन डायग्राम बनाए हम लोगों ने तीनों पार्ट्स को सॉल्व किया। अब इन्हीं तीनों पार्ट्स को हम देखते हैं कि अगर हम वेन डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं तो वो कितने आराम से हो जाता है। अगर हम फर्स्ट पार्ट को वेन डायग्राम से सॉल्व करना चाहें, तो उसके लिए हम बनाते हैं एक प्रदर्श समष्टि। ये हमने एक प्रदर्श समष्टि बना लिया और इसमें दो घटनाओं को हमें दिखाना है, E1 और E2 को। अब यह एक घटना हो गई E1 और ये दूसरी घटना हो गई E2। ये घटना E1 है और ये घटना E2 है। घटना E1 में आता है HHT और ये घटना E2 में ये आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि दोनों का प्रतिच्छेद क्या है। वेन डायग्राम बनाने का यही तरीका है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है। तो दोनों में कॉमन अगर हम देखें तो HHT दोनों में कॉमन है, HTH दोनों में कॉमन है और THH ये भी दोनों में कॉमन है। तो ये पहले कॉमन हो जाएगा HHT, एक ये हो गया, HTH ये हो गया, THH ये घटनाएं दोनों में कॉमन हो गई। अब E1 में तो कुछ बचा ही नहीं, देखते हैं E2 में क्या बचता है। E2 में बचेगा HTT, फिर बचेगा THT, फिर बचेगा TTH और बचेगा TTT। इस तरीके से कुल 8 घटनाएं हैं। अब इस फिगर को देख करके हम इन तीनों घटनाओं के बारे में बहुत आराम से बता सकते हैं कि क्या होगा। अगर हम E1 इंटरसेक्शन E2 की बात करें तो हम बता सकते हैं कि HHT, HTH और THH ये रहा हमारा E1 इंटरसेक्शन E2 जो कि वेन डायग्राम से निकला। सेकंड पार्ट के बारे में अगर हम देखें E1 इंटरसेक्शन E2 डैश, E1 का मतलब हुआ कि ये इस पार्ट के अंदर, और E2 डैश का मतलब हुआ कि इस E2 के बाहर, यानी कि इसके अंदर और इसके बाहर। तो हमें ये पोर्शन मिलेगा जिसमें कि कोई भी अवयव उपस्थित नहीं है। तो इसलिए E1 इंटरसेक्शन E2 डैश फाई हो जाएगा, इसमें कोई भी अवयव उपस्थित नहीं होंगे। अब हम थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट हमारा कहता है E1 डैश मतलब E1 के बाहर। तो ये हमारा E1 है और इस E1 के बाहर E2 इंटरसेक्शन E2 और E2 के अंदर, यानी कि हमारा ये पार्ट है जिसमें कि ये अवयव उपस्थित हैं। तो इस तरीके से E1 डैश इंटरसेक्शन E2 हमें मिलेगा HTT, THT, TTH और TTT।
इस तरीके से ये होगा। E1 डैश का मतलब हुआ E1 के बाहर और E2 के अंदर। तो ये पोर्शन हमें मिलेगा जो कि E1 के बाहर होगा और E2 के अंदर होगा। इधर का पोर्शन भी E1 के बाहर होगा, लेकिन ये पोर्शन E2 के अंदर नहीं आता है, इसलिए हम ये पार्ट लेंगे और इसका आंसर ये होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोगों ने जनरली और वेन आरेख से भी सॉल्व किया। अगर एक पासे को रोल किया जाए और रोल करने पर दो घटनाएं घटती हैं, एक घटना E1 और दूसरी घटना E2। ये कहा जाए कि जो E1 है इसके अवयव 1, 3, 5, 6 हैं। जो घटना E1 है अगर उसके अवयव 1, 3, 5 और 6 हैं और घटना E2 के अवयव 2, 3, 4 हैं। ऐसे ही हमने मान लिया कि एक डाइस को रोल किया जाता है और रोल करने पर दो घटनाएं घटती हैं, एक E1 और दूसरी घटना E2। तो घटना E1 के जो अवयव हैं वो 1, 3, 5, 6 हैं और घटना E2 के जो अवयव हैं वो 2, 3, 4 हैं। तो अब अगर हम E1 के उन अवयवों को ले लें जो E2 में ना हो, E1 के उन अवयवों को ले लें जो E2 में ना हो, तो E1 का अवयव 1 है जो E2 में नहीं है, E1 का अवयव 3 है जो E2 में है, तो इसको हम नहीं लेंगे। E1 का अवयव 5 और 6 जो कि अवयव घटना E2 में नहीं है। तो इस तरीके से हमने ऐसे अवयवों को चूज़ किया जो E1 में तो हैं लेकिन E2 में नहीं है। तो इस तरीके से ये जो समुच्चय बनता है, ये जो घटना मिलती है, इस घटना को हम E1 अंतर E2 घटना कहते हैं। अंतर घटना की परिभाषा अगर हम देखें तो अंतर घटना की परिभाषा कहती है दो घटनाओं का अंतर या घटनाओं का अंतर। इसकी परिभाषा कहती है यदि E1 और E2 किसी यादृच्छिक प्रयोग के दो घटनाएं हों तो E1 के उन अवयवों का समुच्चय जो E2 में न हो, दोनों की अंतर घटना कहलाती है और इसको हम E1 अंतर E2 से प्रदर्शित करते हैं। वही डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है कि यदि E1 तथा E2 किसी यादृच्छिक प्रयोग से संबद्ध दो घटनाएं हों तो घटना E1 के उन सभी अवयवों का समुच्चय जो घटना E2 में न हो, घटनाओं E1 तथा E2 का की अंतर घटना कहलाती है। दो घटनाओं के अंतर का वेन आरेख हम देखते हैं। मान लीजिए कि दो घटनाएं हैं, एक तो ये प्रदर्श समष्टि है, यह एक प्रदर्श समष्टि है और इस प्रदर्श समष्टि के दो उपसमुच्चय हैं, यानी दो घटनाएं हैं। एक घटना E1 है और एक दूसरी घटना E2 है। अब अगर हम E1 के अवयव को ले लें, हम दिखाना चाहते हैं E1 अंतर E2 को, हम E1 अंतर E2 को दिखाना चाहते हैं तो E1 अंतर E2 का मतलब होता है E1 के उन अवयवों को ले लें जो E2 में ना हो। तो E1 का पार्ट यहाँ से लेकर ये पूरा है, लेकिन इसमें ये इतना पार्ट E2 का भी आ गया है, तो हम इसको छोड़ देते हैं। अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो हमें ये पार्ट मिलेगा जिसको कि हम E1 अंतर E2 कहते हैं। इस पार्ट को हम कहते हैं E1 अंतर E2। तो ये रहा E1 अंतर E2 का वेन आरेख। इसी तरीके से अगर हम E2 अंतर E1 का वेन आरेख दिखाना चाहें तो ये रहा E1 और ये रहा E2। यहाँ पर हम
E2 अंतर E1 को दिखाना चाहते हैं तो हम E2 के अवयवों को ले लेंगे या E2 के उन अवयवों को लेंगे जो E1 में ना हो। तो E2 का अवयव लेने के लिए हमें ये पूरा लेना होगा, लेकिन अगर हम देखें तो इसमें ये पार्ट इतना, ये जो लेंस टाइप का बन रहा है, इतना पार्ट E1 का भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो इस पार्ट को हम छोड़ देंगे, हमें ये मिलेगा, यही जो शेडेड पोर्शन मिलेगा यही होगा E2 अंतर E1। ये पार्ट होगा, ये शेडेड पार्ट, इसको हम E2 अंतर E1 कहते हैं। तो ये रहा E1 अंतर E2 का वेन आरेख और ये रहा E2 अंतर E1 का वेन आरेख। अब E1 अंतर E2 के लिए अगर हम फार्मूला जनरेट करना चाहें, अगर हम देखें कि E1 अंतर E2 का फॉर्मूला क्या बनता है, इस वेन आरेख से हमें समझ में आता है कि E1 अंतर E2 का ये पार्ट, यानी कि इस पार्ट में से E1 में से इस पोर्शन को निकाल दिया गया है और हम जानते हैं कि इस पोर्शन को हम कहते हैं E1 इंटरसेक्शन E2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम E1 में से E1 इंटरसेक्शन E2 को माइनस कर दें तो हमें E1 अंतर E2 मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला जनरेट होता है E1 माइनस E1 इंटरसेक्शन E2। ठीक इसी तरीके से अगर हम सेकेंड फार्मूला E2 अंतर E1 के बारे में देखें तो इसको हम कह सकते हैं कि E2 माइनस, इस पार्ट को भी हम, इस पार्ट को कहते हैं E1 इंटरसेक्शन E2। तो इस फार्मूले का E2 अंतर E1 का जो फार्मूला होगा वो E2 माइनस E1 इंटरसेक्शन E2 हो जाएगा। E2 माइनस E1 इंटरसेक्शन E2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने दो फार्मूले देखे। दो घटनाओं के अंतर के लिए हमने दो फार्मूला देखा। फार्मूला तो एक ही है, सिर्फ उसके वेरिएबल आगे पीछे हो गए हैं। और E1 अंतर E2 का वेन डायग्राम और E2 अंतर E1 का वेन डायग्राम हम लोगों ने देखा। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। घटनाओं के अंतर पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक पासे को फेंकने पर प्राप्त दो घटनाएं E1 तथा E2 हैं, जहां E1 सम संख्याओं का समुच्चय और E2 तीन से बड़ी संख्याओं का समुच्चय है। तो हमें E1 अंतर E2 और E2 अंतर E1 की वैल्यू फाइंड करनी है। कह रहे हैं कि एक पासे को फेंका जाता है, तो सीधी सी बात है कि हम ये जानते हैं कि जब हम एक पासे को फेंकते हैं तो उसका जो सैंपल स्पेस बनता है वो 1 2 3 4 5 6, ये इसका सैंपल स्पेस बन जाता है। अब पासे को फेंकने पर दो घटनाएं घटती हैं। पहली घटना है E1। तो इस E1 में आता क्या क्या है वो यहाँ पर दिया हुआ है कि सम संख्याओं का समुच्चय है। तो वो सम संख्याएं हम कहीं बाहर से नहीं लेंगे, चूँकि घटना तो एक पासे को फेंकने पर ही घट रही है, इसलिए हम उन सम संख्याओं को इसी सैंपल स्पेस से लेंगे। तो वो संख्याएं होंगी 2 4 6। और E2 कह रहे हैं, E2 तीन से बड़ी संख्याएं हैं, तो इसमें तीन से बड़ी संख्याएं हैं 4 5 6। अब हमें निकालना है E1 अंतर E2। तो E1 अंतर E2 का मतलब होता है कि E1 का वह अवयव जो E2 में ना हो, मतलब E1 में तो उपस्थित हो लेकिन E2 में ना हो, यानी कि E2 में जो अवयव होगा E1 से उस अवयव को हम निकाल देंगे। तो यहाँ पर 2 तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो हम 2 को ले लेंगे। लेकिन 4 और 6 जो E1 में तो हैं लेकिन E2 में भी आ गए हैं, इसलिए हम इन अवयवों को नहीं ले सकते हैं। तो E1 अंतर E2 ये हो गया।
अगर इसी तरीके से हम E2 अंतर E1 निकालना चाहें तो E2 के उन अवयवों का समुच्चय जो E1 में ना हो, यानी E2 में 4, 5, 6 है तो हम इसको लेंगे, लेकिन अगर इसका कोई अवयव इसमें आ गया तो उसको रिमूव कर देंगे। 4 इसमें है तो इसमें भी आ गया, छोड़ देंगे इसको। 5 इसमें है, इसमें नहीं है तो 5 को हम ले लेंगे। बाकी 6 इसमें है तो इसमें भी आ गया है। तो ये रहा E2 अंतर E1। इस तरीके से हम लोगों ने एक पासे को फेंकने के पश्चात E1 अंतर E2 और E2 अंतर E1 को निकालना सीखा। अगर इसी क्वेश्चन को हम वेन आरेख से करें तो इसको हम वेन आरेख से कर सकते हैं कि अगर ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया, इस सैंपल स्पेस में ये E1 है और ये E2 है, E1 और ये E2 हो गया। इसमें अवयवों को हम रखेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि दोनों में कौन है। दोनों में अगर हम देखें तो 4 और 6 दोनों में आता है, तो 4 और 6 को हम इस पार्ट में कर देते हैं, इंटरसेक्शन के पार्ट में डाल देते हैं। अब E1 में केवल 2 बचा जो यहाँ पर होगा और E2 में केवल 5 बचा जो यहाँ पर होगा। अब हमें निकालना E1 अंतर E2, तो E1 अंतर E2 ये पार्ट होता हम जानते हैं। तो E1 अंतर E2 की जो वैल्यू होगी वो ये होगी, और E2 अंतर E1 फिगर से हम जानते हैं कि ये पार्ट होता है, ये वाला पार्ट होता है, तो इसमें केवल 5 आता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने बाय कैलकुलेशन और बाय वेन डायग्राम दोनों से इस एग्जाम्पल को सॉल्व किया। अब हम दो घटनाओं के संघ के बारे में देखते हैं। हम देखते हैं कि दो घटनाओं के संघ की क्या परिभाषा होती है। तो दो घटनाओं के संघ की परिभाषा कहती है कि यदि E1 और E2 किसी यादृच्छिक प्रयोग से संबंधित दो घटनाएं हों, तो वह घटना जिसमें या तो E1 का अवयव उपस्थित हो या E2 का अवयव उपस्थित हो, अथवा E1 और E2 दोनों का अवयव उपस्थित हो, E1 और E2 की संघ कहलाती है। इस तरीके से हम लोग E1 और E2 दो घटनाओं के संघ की परिभाषा देखते हैं। यदि E1 और E2 किसी यादृच्छिक प्रयोग से संबद्ध दो घटनाएं हों, तो वह घटना जिसमें वे सभी अवयव उपस्थित हों, या तो E1 में हो अथवा E2 में हो, अथवा E1 और E2 दोनों में हो, E1 और E2 की संघ घटना कहलाती है। E1 और E2 की संघ घटना को हम E1 यूनियन E2 इस सिंबल से प्रदर्शित करते हैं। दो घटनाएं अगर E1 और E2 हैं तो उनके संघ को हम E1 यूनियन E2 से प्रदर्शित करते हैं, और इसको हम E1 संघ E2 पढ़ते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने दो घटनाओं के संघ की परिभाषा को देखा। दो घटनाओं के संघ का वेन आरेख हम देखते हैं। इसके लिए मान लीजिए कि अगर हमारे पास दो घटनाएं हैं, एक घटना है E1 और एक दूसरी घटना है E2, तो इन दोनों घटनाओं का संघ बाय फिगर क्या होता है। फिगर से हम देखते हैं कि दो घटनाओं के संघ को हम कैसे डिनोट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ये मान लीजिए एक सैंपल स्पेस है, यह एक प्रदर्श समष्टि है, और इस प्रदर्श समष्टि का एक उपसमुच्चय एक घटना E1 है और एक दूसरी घटना E2 है। ये एक घटना E1 है और एक दूसरी घटना E2 है, और ये दोनों घटनाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। अब हमें दिखाना है कि E1 यूनियन E2 क्या होता है, इसको हमें फिगर से समझना है। तो E1 यूनियन E2 ये कहता है कि वह घटना जिसमें या तो E1 का अवयव उपस्थित हो, तो E1 का अवयव उपस्थित हो गया, या तो E2 का अवयव उपस्थित हो,
तो ये E2 का अवयव हो गया। या तो जो दोनों में हो वो भी हो, तो ये हो गया। कहने का मतलब होगा कि या तो E1 में हो, या तो E2 में हो, या दोनों में हो। तो इस तरीके से इस पूरे शेडेड पार्ट को हम E1 यूनियन E2 कहते हैं। तो ये रहा E1 यूनियन E2 का वेन आरेख। तो इस तरीके से हम लोगों ने दो घटनाओं के संघ, दो घटनाओं के अंतर और दो घटनाओं के सर्वनिष्ठ के बारे में देखा। इस पार्ट में ये बातें आपको बताई गई। इस वीडियो को आप इत्मीनान से देखिए तो पूरी तरीके से पूरी बात आपकी समझ में आ जाएगी। और जब ये पूरी बात आपकी समझ में आ जाती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। एक बात और आपको बतानी है कि अगर आप वीडियो को इत्मीनान से देखेंगे तो मेरा दावा है कि प्रायिकता आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगी और इसके कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस को भी आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।